हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके दो टाइप होते हैं, कोएसिव फोर्सेज एंड एडहेसिव फोर्सेज। और इस प्लेलिस्ट का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम सरफेस टेंशन को शुरू करेंगे और आज का ये लेक्चर सरफेस टेंशन के लिए भी यूजफुल है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। सबसे पहले तो ये देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ दी सब्सटेंसेस। ठीक है, और ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है कोएसिव फोर्सेज और दूसरा है एडहेसिव फोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले हम कोएसिव फोर्सेज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एडहेसिव फोर्सेज को पढ़ेंगे। कोएसिव फोर्सेज क्या होते हैं? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of same substance। ठीक है, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना, उसको क्या कहते हैं? कोएसिव फोर्सेज। और एडहेसिव फोर्सेज क्या होते हैं? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules of different substances। डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेज। सबसे पहले हम कोएसिव फोर्सेज को पढ़ेंगे। और कोएसिव फोर्सेज क्या होते हैं? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं कोएसिव फोर्सेज। ठीक है, तो देखो, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोएसिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स, कोई भी सॉलिड हो यार, जैसे आयरन हो गया, उसका डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट साइज होगी। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोएसिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स, वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज सॉलिड्स, इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, यही कारण है कि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और साइज होता है। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज। अब देखो, लिक्विड्स जो होते हैं उनका डेफिनेट साइज तो होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड्स हैव डेफिनेट size but not definite shape due to
वीक कोएसिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मान लो वाटर को ही ले लो, लिक्विड वाटर को ही ले लो। वाटर की जो साइज है, मतलब अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डाल दो, वो उसी की शेप ले लेता है। तो लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती, साइज डेफिनेट होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, मान लो ये कोई लिक्विड है, इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, कोएसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वीक होता है एज कंपेयर टू कोएसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड्स के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो सबसे ज्यादा होता है। और फिर लिक्विड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब कोएसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम लिक्विड, वो वीक होता है एज दैट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब देखो गैस जो होती है हमारे पास, गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो गैस का जो साइज है वो डेफिनेट नहीं है, और शेप भी डेफिनेट नहीं है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई भी गैस है, ये मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना, ये क्या होगा, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो वीकेस्ट होता है। ठीक है, मतलब कोएसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वो वीकेस्ट होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। सॉलिड्स के केस में कोएसिव फोर्स स्ट्रोंगेस्ट होगा, और लिक्विड के केस में कोएसिव फोर्स वो वीक होगा, और गैसेज के केस में कोएसिव फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज, वो वीकेस्ट होगा। ठीक है, तो कोएसिव फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। ठीक है, जैसे सॉलिड्स की ना, तो सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट साइज होता है, किसके कारण, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोएसिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, लिक्विड्स के केस में क्या होता है, साइज तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। जैसे वाटर को ले लो, वाटर का साइज डेफिनेट है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिस कंटेनर में डाल दोगे वो वाटर उसी की शेप ले लेगा। तो डेफिनेट साइज है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है लिक्विड्स की। किसकी वजह से होता है ऐसा, ड्यू टू वीक कोएसिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स एज दैट ऑफ सॉलिड्स। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना, ये वीक होता है एज दैट ऑफ सॉलिड्स। गैसेज की ना तो शेप डेफिनेट होती और ना साइज डेफिनेट होता। ऐसा किस लिए होता है, किस कारण होता है, जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है ना बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज,
ये बहुत वीक होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है, वीकेस्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडहेसिव फोर्सेस को। एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उसको क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, एडहेसिव फोर्सेस। तो देखो, मान लो एक सब्सटेंस ये है और कोई दूसरी सब्सटेंस ये है, अलग अलग सब्सटेंसेस है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है किसी एक सब्सटेंस का और ये मॉलिक्यूल है किसी दूसरी सब्सटेंस का। ठीक है, ये मॉलिक्यूल किसी एक सब्सटेंस का, ये मॉलिक्यूल किसी दूसरी सब्सटेंस का है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना, उसको क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्सेस। ये दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होगा? एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो अब देखो, मान लो मेरे पास ये कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस नंबर 1, और ये कोई दूसरी सब्सटेंस है, सब्सटेंस नंबर 2। ठीक है, और मान लो मैं इन दोनों को आपस में चिपकाना चाहता हूं। इस सब्सटेंस नंबर 2 को मैं इसके पास लाऊंगा, चिपकाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे जो एडहेसिव फोर्सेस है ना बिटवीन दीज सब्सटेंसेस या बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज टू सब्सटेंसेस, मान लो ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मतलब ये यहां पे एक दूसरे के चिपक नहीं रही। ठीक है, मैं इनको ग्लू करना चाहता हूं, चिपकाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं? इन दोनों सब्सटेंसेस को मैं कैसे चिपकाऊंगा? एक कोई तीसरी सब्सटेंस लूंगा, सब्सटेंस नंबर 3, वो सीमेंट हो सकती है या फेविकॉल हो सकता है। वो जो सब्सटेंस नंबर 3 होगी, सीमेंट या फेविकॉल, उसको मैं यहां पे ऐसे भर दूंगा इन दोनों के बीच में। ये क्या है? सीमेंट या फेविकोल, सब्सटेंस नंबर 3। अब देखो, फेविकोल का जो मॉलिक्यूल होता है, फेविकोल के मॉलिक्यूल और इस सब्सटेंस नंबर 1 के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, फोर्स ऑफ एडेशन, वो स्ट्रॉन्ग होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए फेविकोल कहां पे चिपक जाता है? किसी भी सब्सटेंस पे बिल्कुल ग्लू हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, और ऐसे ही फेविकोल के मॉलिक्यूल और इस सब्सटेंस नंबर 2 के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये फेविकोल यहां पे सब्सटेंस नंबर 1 से चिपक गया और यही फेविकोल सब्सटेंस नंबर 2 से भी चिपक गया। किसके कारण? फेविकोल का जो मॉलिक्यूल होता है, फेविकोल के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के साथ वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब एडहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ फेविकोल एंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ एनी अदर सब्सटेंस वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये फेविकोल यहां पे सब्सटेंस नंबर 1 से चिपक गया, सब्सटेंस नंबर 2 से भी चिपक गया। तो एक तरह से विद द हेल्प ऑफ थर्ड सब्सटेंस, सीमेंट और फेविकोल, मैंने सब्सटेंस नंबर 1 और सब्सटेंस नंबर 2 को ग्लू कर दिया। ये दोनों एक तरह से चिपक गई ना, दोनों सब्सटेंसेस, विद द हेल्प ऑफ थर्ड सब्सटेंस विच में भी सीमेंट और फेविकोल। तो यहां पे सब्सटेंस नंबर 1 एंड सब्सटेंस नंबर 2 ये दोनों ग्लू होगी विद द हेल्प ऑफ फेविकोल। सब्सटेंस नंबर 1 कोमा सब्सटेंस नंबर 2 ये चिपक गई, ग्लू होगी। ठीक है,
विद द हेल्प ऑफ फेविकोल और सीमेंट। ठीक है। और अब देखो, मान लो ये कोई ग्लास है, क्या है ये ग्लास। इस ग्लास पे मैंने कुछ वाटर पुट कर दिया, पानी। ठीक है, ये क्या है, वाटर। तो अगर आप वाटर को साफ भी करोगे इस ग्लास से, इस वाटर को अब साफ करोगे ग्लास पर से विद द हेल्प ऑफ एनी कपड़ा, किसी कपड़े की हेल्प से इस वाटर को ग्लास से हटाओगे, तो क्या होता है, पूरा वाटर ग्लास से नहीं हटता, कुछ वाटर रह जाता है। ठीक है, ग्लास पे कुछ वाटर रह जाता है। तो इसका मतलब वाटर वेट्स द सरफेस ऑफ ग्लास, वाटर वेट्स द सरफेस ऑफ ग्लास। ठीक है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं ग्लास पे, मतलब वाटर कंप्लीटली नहीं हट पाता। मैं किसी कपड़े की हेल्प से उस वाटर को हटाऊंगा इस ग्लास पर से, तो कुछ वाटर रह जाता है। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है, जो यहां पे जो एडेसिव फोर्स है ना बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास, ये मान लो ग्लास का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ एडेशन आएगा ना बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल, वो यहां पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ कोएशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोएसिव फोर्स आएगा ना, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वो कम आएगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड ग्लास। ठीक है, इसीलिए जब आप वाटर को साफ करते हो पूरी तरह से विद द हेल्प ऑफ एनी कपड़ा, ग्लास पर से साफ करते हो, तो वाटर कंप्लीटली हट नहीं पाता, मतलब वाटर वेट्स द सरफेस ऑफ ग्लास। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ एडेशन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ कोएशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अब देखो, मान लो मेरे पास ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास पे मैंने क्या किया, मरकरी पुट कर दिया। ये क्या है, मरकरी, मरकरी की ड्रॉप। ठीक है, बड़ी सी मरकरी की ड्रॉप। अगर आप इस अब मरकरी को हटाओगे ना, तो ये मरकरी पूरा हट जाएगा। ठीक है, अगर आप मरकरी को हटाओगे तो मरकरी कंप्लीटली हट जाएगा इस ग्लास पे से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ मरकरी एंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास। मतलब कोएसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी, वो क्या होगा, ज्यादा एज कंपेयर टू एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ मरकरी एंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास। तो अगर आप इस मरकरी की ड्रॉप को हटाओगे तो ये पूरा मरकरी हट जाएगा, मरकरी का एक वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल भी नहीं बचेगा इस ग्लास पे। तो एक तरह से मरकरी डू नॉट वेट द ग्लास, मरकरी ग्लास को गीला नहीं करता।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप इस मरकरी को हटाओगे तो ये पूरा हट जाएगा। वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। वाटर के केस में अगर आप वाटर को हटाओगे तो वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स बच जाती हैं, ठीक है। तो एक तरह से वाटर ग्लास की सरफेस को गीला करता है, वेट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन केस ऑफ वाटर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास, मतलब एडहेसिव फोर्स, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब कोएसिव फोर्सेज के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे मरकरी के केस में क्या होगा, अगर आप इस मरकरी को हटाओगे तो ये पूरा हट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ मरकरी एंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास, मतलब कोएसिव फोर्सेज एडहेसिव फोर्सेज से ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप मरकरी को हटाओगे तो पूरा मरकरी हट जाएगा इस ग्लास पे से, मतलब मरकरी ग्लास को वेट नहीं करता, ठीक है। तो ये मरकरी पूरा हट जाएगा, ठीक है। मरकरी का एक मॉलिक्यूल भी नहीं बचेगा इस ग्लास पे। और देखो अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं जिसके दो टाइप है, कोएसिव फोर्सेज और सेकंड है एडहेसिव फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वांडर वाल फोर्सेज, ठीक है। वांडर वाल फोर्सेज भी बोला जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को, ठीक है। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस, ये ग्रेविटेशनल फोर्सेज से अलग होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेज तो लॉन्ग रेंज फोर्सेज होते हैं, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज मतलब कोएसिव फोर्सेज या एडहेसिव फोर्सेज वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करते। डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनफैक्ट होता क्या है, मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, चाहे दोनों मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हों, सेम सब्सटेंस के हुए अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो कोएसिव फोर्स हो जाएगा। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के हुए तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो एडहेसिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। चाहे कोएसिव फोर्स हो या एडहेसिव फोर्स हो, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना F, वो कैसे वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 7th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मान लो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स है स्मॉल r, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करते इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इनफैक्ट क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये आता है आइदर कोएसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ द 7th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही तो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के केस में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द 7th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और देखो ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज क्यों होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स तो काफी नजदीक होंगे ना, तो ये आर तो वेरी स्मॉल होती है, वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल,
ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज तो प्ले में तभी आएंगे ना जब मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत 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 कम हो। तो इसलिए शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को वान डर वाल फोर्सेज की कैटेगरी में भी रखा गया है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनफैक्ट होता क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द 7th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।